नमस्ते दीदी। महाराष्ट्र के सामाजिक संस्था संगठनों का एक नेटवर्क है जिसका नाम है महाराष्ट्र में कार्य करता हुआ महावन और नेशनल लेवल पे वाणी। तो वाणी और महावन के द्वारा महाराष्ट्र के सोशल सेक्टर का एक समग्र अभ्यास चल रहा है कि जिसमें सामाजिक क्षेत्र का राष्ट्रीय योगदान क्या है, इसका एक विचार चल रहा है। तो पॉडकास्ट की एक सीरीज है, इस सीरीज़ हो रही है जिसमें आज का हमारा इंटरव्यू है। नमस्ते, हम लोग मिल रहे हैं विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्षा और G20 के तहत CSOs का जो रिप्रेजेंटेशन था C20, उसकी कोर टीम मेंबर डॉक्टर निवेदिता भिड़े जी से। हम आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के सामाजिक क्षेत्र के योगदान के ऊपर। दीदी, आप जब C20 के द्वारा जब महाराष्ट्र के पूरे देश भर में आपने ओवरव्यू किया है, तो क्या आपको महाराष्ट्र के सामाजिक संगठन की क्या वैशिष्ट्य आपको पता चला या आप देखे हैं? ऐसा तो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में सामाजिक बोध से काम करने वाले ज़्यादा संगठन है, अधिक है, बहुत है। इसका कारण छत्रपति शिवाजी महाराज हो सकते हैं, लोकमान्य तिलक हो सकते हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर हो सकते हैं, गोपाल गणेश आगरकर हो सकते हैं। ऐसी अनेक जो मालिकाएं थी, बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, यानी पूरी मालिका है इन सारे व्यक्तियों की। उसके कारण एक समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, ऐसा सोचकर काम करने वाले अनेक प्रकार के संगठनों के साथ C20 के समय संपर्क आया। वैसे मैं महाराष्ट्र में ज़्यादा नहीं रहती हूँ, इसीलिए मैं ये तो नहीं गिना सकती हूँ कि क्या क्या संगठन है, लेकिन जो जो हमने सेमिनार किए, इंटरेक्शंस किए बहुत संगठनों के साथ, तो उस समय ये ध्यान में आया, पूरे भारत भर में किया था कि यहाँ सामाजिक बोध या सामाजिक कर्तव्य के प्रति लोग अधिक जागरूक है। हाँ। दीदी, इस तरीके का सामाजिक बोध या वैचारिक प्रणाली लेके कुछ अलग अलग विंग्स की तरह से सामाजिक संगठनाएं निर्माण हुई। हेतु सभी का ठीक ही था, सामाजिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा था। तो एक वैचारिक प्रणाली है जो लेफ्टीज से अलग है, जो सोशलिस्ट से अलग है। तो वो वैचारिक बोध लेके जो संगठनाएं तैयार हुई है, उनका सोशल सेक्टर में क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या है, ऐसे जो संगठन है, हाँ जी, कि जो पूरे समग्रता से समाज का विचार करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इतने वर्षों के आक्रमण, गुलामी के कारण समाज में ऐसे काफ़ी अपने समाज के अंग थे जिनके प्रति अन्य लोग उदासीन रहे। या वो ये जो अंग थे समाज के, वो वंचित रहे, पीड़ित रहे। तो इसमें एक अप्रोच ऐसा है कि हम उनको बताएं कि देखिए आपके ऊपर अन्याय हुआ है, आप उठकर खड़े हो जाइए, और उनको जो भी मदद लगती है वो देते हुए उनको एक प्रकार से विरोध में, प्रोटेस्ट में, निदर्शन में खड़ा करना। ये मार्ग शॉर्टकट है जिससे लोग जल्दी खड़े होते हैं, काम करते हैं। लेकिन बहुत लंबे परिप्रेक्ष्य में इसका परिणाम देखते हैं तो ये समाज को तोड़ने वाला होता है, ऐसा हम मानते हैं। तो इसीलिए समाज का समग्रता से विचार करना है। जो दुखी है, पीड़ित है, वंचित है, उनके लिए काम जरूर करना है, लेकिन हम सब समाज के अंग हैं और उसके प्रति उनकी जो ठीक रूप से है, व्यवस्थित है, उनको उनके सामाजिक बोध का, कर्तव्य का अवेयरनेस लाना, उनको जागरूक करना उसके प्रति। और जो दुखी है, पीड़ित है, उनको
संबल देते हुए, उनके साथ खड़े रहते हुए, उनके जो उनके लिए सेवा कार्य है वो सारे करते हुए अल्टीमेटली समाज ये आत्मीयता से, एक दूसरों के प्रति प्रेम से आगे जाना है। तो ये जो अप्रोच है, इसको हम इंटीग्रल व्यू से काम बोल सकते हैं या समग्र व्यू से काम करना है। इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। अच्छा। कभी दिखते समय ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे विचार से काम करने वाले हम सच में सेवा कर रहे हैं क्या, ऐसा भी कुछ लोगों को शंका हो सकती है, संदेह हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को गुस्सा नहीं ला रहे, उनको खड़ा नहीं कर रहे दूसरों के खिलाफ। खड़े तो कर रहे हैं खुद के पांव पर खड़े होते हुए, यानी ठीक है आज मुझे आवश्यकता है, मैं समाज से ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी क्षण आएगा कि जब मैं मेरे पाँव में खड़ी होती हूँ, मैं समाज का अंग होने के नाते मैंने समाज के प्रति भी कुछ मेरा कर्तव्य है, सबके प्रति है। बिल्कुल। तो लंबे परिप्रेक्ष्य में समाज यदि बहुत देर चलना है, आत्मीयता से चलना है, एक दूसरों को संभालते हुए चलना है, एक दूसरों के खिलाफ खड़े होकर तोड़ते हुए समाज में अशांति पैदा करते हुए सामाजिक वातावरण यदि हमें नहीं खड़ा करना है, तो हमें ये थोड़ा लंबा रास्ता है, बट दिस इज़ द श्योर वे, यानी इसमें से पूरे समाज की भलाई होती है। तो इस प्रकार, यानी इस विचार को लेकर, इस समग्र विचार को लेकर बहुत सारे संगठन, जिसमें विवेकानंद केंद्र भी है जिसकी मैं कार्य करती हूँ, तो विवेकानंद केंद्र भी इसी विचार से काम करता है। वैचारिक दायित्व जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिसमें इक्वालिटी का भी समावेश होता है। एक बार वैचारिक दायित्व आया तो इक्वालिटी के लिए काम किया जाता है, बाकी मूवमेंट्स भी इक्वालिटी के लिए काम करते हैं, और वैचारिक संस्थाएं भी एक इक्वालिटी के लिए काम करती हैं। वो अप्रोच किस तरीके का है दीदी? देखो, ये इसमें हम जो समानता की बात करते हैं, ये समानता एक दूसरों के खिलाफ या एक दूसरों की स्पर्धा में नहीं है। ये समानता जो है वो आत्मीयता से आई हुई समानता है, यानी एक दूसरों को संभल कर चलने की आत्मीयता है। जैसे समझिए मेरे एक घुटने में दर्द हो रहा है तो दूसरा पाँव अपने आप संभाल लेता है, वो ज़्यादा लोड लेता है, तो ये आत्मीयता से होता है। जैसे समझिए मैं चल रही हूँ और मुझे ठेस पहुँचती है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इतने दिन से अंगूठा चल रहा है और ठीक से चलना चाहिए था, अच्छा है, इसको ये दंड मिलना ही चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि सबका चेतना एक है। तो पाँव का दर्द भी पूरे शरीर का दर्द है, और इसीलिए जब पाँव से खून बहने लगेगा वो अंगूठे से, तुरंत मेरी आंखें उधर जाएगी, हाथ उधर जाएंगे और उसके लिए काम करेंगे। लेकिन समझिए कि ये चेतना चली गई, मेरे पाँव की चेतना ही चली गई, कम हो गई। और जैसे दुर्दैव से कुष्ठ पीड़ित व्यक्तियों का होता है, तो वो चलते समय यदि खून बह रहा है तो आई वोंट बॉदर अबाउट इट, मैं ध्यान नहीं दूंगी। तो समाज में यदि हम एक दूसरों के प्रति आत्मीयता से, प्रेम से काम करना है, तो इस आत्मीयता की अनुभूति हो, हाँ जी, ये भी बहुत महत्व का काम है। हाँ। ऐसा यदि है तो अपने आप जो दुखी है उनके लिए मदद मिल जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। जैसे बहुत बरस पहले कन्याकुमारी जिले में जब मैं गाँव में काम करती थी, तो हम बालवाड़ियाँ चलाते थे। बहुत अंदरूनी क्षेत्र में जाके उन बच्चों के लिए बालवाड़ियाँ चलाते थे, फिर मेडिकल सेंटर्स चलाते थे, फिर जो वृद्ध महिलाएं होती है उनके लिए कुछ मदद हो सके, ये प्रयास करते थे। तो एक बार जब मैं वो बालवाड़ी देखने गई तो लंच अवर था, बच्चों को ऐसा था, गांव में ही था, तो वो बच्चे जाके खाना खा के वापस आते थे। मैं भी सवेरे जो मेस में बना था वो ब्रेकफास्ट लेकर वही गई थी, वही लंच में खाने के लिए। तो मैंने बस मेरा टिफ़िन खोल आई, एक बच्चा दौड़ के वापस आया। मैंने कहा इतना जल्दी तुमने खाना खा लिया? तो वो बोला आज हमारे घर में खाना ही नहीं। और उसने जिस प्रकार से बोला, यानी ये आम बात थी कि घर में खाना नहीं है तो नहीं खाना है।
तो बहुत बुरा लगा। फिर हमने सोचा हम बालवाड़ी तो चला रहे, लेकिन हमें इनके पोषण की तरफ भी देखना पड़ेगा। फिर हमने सोचा कि इन सबको हम दोपहर का खाना देना शुरू करेंगे। तो निर्णय तो लिया। फिर हमने एक अमुद सुरभि करके एक स्कीम चलाई, यानी रोज प्रार्थना करना है कि यदि मुझे ठीक से खाना मिल रहा है तो हमारे कारण कम से कम एक भूखे पेट को खाना रोज मिलना चाहिए। तो रोज खाना पकाते समय एक मुट्ठी चावल निकालना और बाजू में रखना। तो ऐसा सारे घरों में दिया। तो धीरे धीरे और फिर हम वो इकट्ठा करते थे। फिर वो जो चावल होता था उसकी अन्नपूर्णा करके पूजा करते थे, और वो समाज रूपी, जिनको स्वामी विवेकानंद जनता जनार्दन कहते थे, वो उसका प्रसाद करके सारे बच्चों को खाना खिलाते थे। तो धीरे धीरे ये देखते हुए ऐसे दुकानदार थे, उन्होंने बोला अरे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब भी आपकी ये अन्न पूजा है हमें बताइए, हम आपको एक बोरा चावल दे देंगे। तो 100 किलो वैसे ही आ जाने लगा। फिर कुछ किसान बोले कि हम जो काम करते हैं, यानी सॉरी जो फसल काटते फसल के समय हमारा मन बड़ा तृप्त होता है, क्योंकि भूमि माता ने इतना दिया है, उस समय आप हमसे ले जाइए, हम भी आपको कुछ 15-20 किलो आराम से दे सकते हैं। फिर हम ऐसा भी इकट्ठा करने लगे। आज 72,000 किलो चावल हम इकट्ठा करते हैं। अरे वाह। और वो इतना है कि हमारे ये सारे जो 74 बालवाड़ीज है, तो इन सारे बच्चों को भी हम पूरे बरस भर खाना खिला सकते हैं। प्लस ऐसे जो अनाथालय है वहाँ भी बजट बहुत कट टू कट होता है। तो हम उनको चावल देते हैं, तो फिर वो उनको और कुछ अच्छा खाना खिला सके, उधर चावल देते हैं। फिर जो घरों में वृद्ध रहते हैं, गरीब घरों में, तो उनको भार समझा जाता है, तो हम उनके लिए भी चावल ले जाके देते हैं। तो उनका अपना चावल आ रहा है करके उनका भी घर में थोड़ा सम्मान होता है कि ये भार नहीं है। तो ऐसा करते हुए बहुत तभी इसमें क्या किया, जिनके पास है आप थोड़ा देना शुरू कीजिए। तो समाज की और देने की वृत्ति बढ़ गई, और इससे सबका ही एक दूसरों के प्रति आत्मीयता बढ़ गई। तो ये एक उदाहरण है, यानी ये इंटीग्रेटेड समग्र अप्रोच से काम करना। दीदी, सामाजिक क्षेत्र में एक प्रोफेशनल सोशल वर्क जो सामाजिक क्षेत्र का शिक्षण लेते हुए सामाजिक संस्थाएं करते हैं, प्रोफेशनल यानी विकासात्मक अप्रोच से काम करते हैं, ऐसे एक धारा है, और दूसरी एक वैचारिक समग्र विचारधारा है। या राष्ट्रीयता के तरफ महाराष्ट्र के सामाजिक क्षेत्र ने काफ़ी योगदान दिया है, CSOs ने। तो क्या इस वैचारिक धारा ने भी इस तरीके का कुछ एक वलय निर्माण करके कुछ समाज को दिया है? बहुत कुछ दिया है। एक तो ये सिर्फ वैचारिक धारा है, और उनके साथ आपने विकास शब्द जोड़ा नहीं, तो वो सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये वैचारिक धारा समग्र विकास की ही धारा है। अच्छा। यानी हम जो कह रहे हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो जैसे C20 में बहुत सारे सेमिनार्स में थी, तो उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स यही बता रहे थे कि एक्चुअली वी आर स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम SDG। अच्छा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा केवल हम भूख मिटाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे बोलने से होता नहीं है। जब तक मुझे दूसरा अपना लगता नहीं है, ये संभव नहीं है। अच्छा। तो दूसरा अपना लगना चाहिए। हर एक के प्रति एक आत्मीयता जागृत होनी चाहिए। ये यदि होगा तो वो निसर्ग के प्रति भी होगी। फिर हम निसर्ग का शोषण नहीं करेंगे। मैं चाहे जितना बटोरती रहूंगी, ऐसा नहीं होगा। ये हम शाश्वत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन जब तक मेरा स्वार्थ ही बढ़ाया जाएगा, ये शाश्वत विकास में मेरा योगदान कैसा होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए ये शाश्वत विकास की दृष्टि से ही ये वैचारिक धारा है कि आखिर हम सबको एक दूसरों को संभालते हुए, सृष्टि का संरक्षण करते हुए ही आगे जाना है। तो इसीलिए इसमें भी विकास में इस विचारधारा ने, समग्र विचारधारा ने भी बहुत योगदान किया है। यानी सिर्फ शिक्षण क्षेत्र लेंगे तो जैसे उदाहरणार्थ आपने सुना होगा विद्या भारती। विद्या भारती के आज 40,000 से ज़्यादा स्कूल है, और बहुत इंटीरियर, ग्रामीण
जनजाति के बच्चों के। विवेकानंद केंद्र पूरा अरुणाचल, असम, अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ सारे केंद्र ने वही फोकस किया है, जनजाति के लिए विद्यालय है। या फिर एकल विद्यालय है, उनके भी बहुत सारे जहाँ बहुत अंदरूनी क्षेत्र में जाके वहाँ बच्चों के लिए है। अभी बहुत बार बच्चे गांव के स्कूल तो जाते हैं, लेकिन वहाँ उनको सही शिक्षा नहीं मिलती क्योंकि स्कूल सही नहीं है। तो उनके लिए आनंदालय, ऐसा विवेकानंद केंद्र ने शुरू किया है। आज ऐसे 500 से आनंदालय चल रहे हैं। तो वो स्कूल तो जाते हैं, लेकिन रोज उनको 2 घंटा, एक तो उनका आत्मविश्वास बढ़े, दूसरा उनको ये ध्यान में आए कि मैंने स्वयं का विकास मेरे परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि के हित में करना है। तो ये विचार देते हुए उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। तो उसमें खेल होता है, गीत होते हैं, और फिर रोज की पढ़ाई भी होती है। तो ऐसे सारे आनंदालय भी विवेकानंद केंद्र चला रहा है। तो ये शिक्षा क्षेत्र में, और ऐसे अनेक है, यानी मैंने तो ये 2-3 गिने चुने बताए, जैसे रामकृष्ण मिशन के हैं, चिन्मय मिशन के हैं। फिर यानी जैसे आरोग्य के क्षेत्र में है, आरोग्य के क्षेत्र में भी बहुत सारा कार्य ऐसे करने वाले बहुत संगठन है। लोक कल्याण है जिसमें, हाँ, यानी आरोग्य उनका सही रहे। बहुत इंटीरियर एरिया में ना डॉक्टर मिलते हैं ना, और क्या होता है कि आज चल रहा है तो चलने दो करके वो जल्दी जाते नहीं हैं डॉक्टर के पास, और जब पहुंचते हैं तब देरी हो जाती है। तो इसीलिए हमने ऐसे स्वास्थ्य रक्षक रखे हैं कि जो पहली फर्स्ट एड देंगे और जानेंगे कि यदि ये सीरियस है तो तुरंत जाना चाहिए। फिर हमारे डॉक्टर ऐसे लोगों को जाके मिलते हैं, उनका लिस्टिंग आउट रखते हुए। तो ऐसे मोबाइल मेडिकल वैन्स है। तो ये विवेकानंद केंद्र का है। बहुत सारे संगठन इसमें भी काम करते हैं। यानी फिर जैसे वाटर मैनेजमेंट है, तो वाटर मैनेजमेंट में भी काम करने वाले, इसमें भी काम करती है संस्थाएं, वैचारिक धारा की। हाँ, बहुत करती है। जैसे विवेकानंद केंद्र ने ही रामेश्वरम में अभी तक 40 पानी के कुंड रिकवर किए हैं। वो एक तो सूख गए थे या डिलैपिलेटेड कंडीशन में थे, उसमें कचरा डाल दिया था, और ये सारे अच्छा पानी है। तो वो लोगों को पीने के लिए पूरे उस एरिया में लोगों को अभी पानी उपलब्ध हो गया। फिर हमने तालाब भी रामनाथपुरम जिले में 2, क्योंकि वो बहुत ड्राई जिला है, तो वहाँ किया है। ज्ञान प्रबोधिनी ने काम किया है पानी के क्षेत्र में। तो ऐसा भी काम करने वाले बहुत संगठन हैं। आज हमको पता चला दीदी कि वैचारिक विकास के साथ सामाजिक विकास की भी बात इस तरीके की संगठनाएं रखती हैं। आप जब क्षेत्र में आई, आप महाराष्ट्र से हैं, आपने जब सामाजिक कार्य देखा तो कुछ संस्थाएं या कुछ संगठनाएं आपने देखी होगी जो आपके दौर में थी, तो उसका कुछ आप इतिहास उजागर करना चाहेंगी? नहीं, एक तो मैं बहुत छोटी थी तभी मैं विवेकानंद केंद्र ज्वाइन किया। तो मैं तब से विवेकानंद केंद्र में ही हूँ। मैंने 1977 में केंद्र ज्वाइन किया। तो मैं विवेकानंद केंद्र की जीवनवृत्ति कार्यकर्ता हूँ और अभी उपाध्यक्ष का दायित्व है। लेकिन केंद्र कार्यकर्ता होने के नाते और समाज में अलग अलग क्षेत्र में काम करने के नाते बहुत सारे संगठनों से परिचय है। जैसे मैंने जो कुछ नाम गिनाए हैं, जैसे चिन्मय मिशन है, रामकृष्ण मिशन है, ज्ञान प्रबोधिनी है, विद्या भारती है, उनके भी वनवासी कल्याण आश्रम है। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। और अपना समाज ही इतना विविध है और इतनी आवश्यकता है काम की कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, यानी हर संगठन के लिए काम है। इतना काम है। फिर ये जब C20 था उस समय तो मैंने, जैसे आपने शुरू में उल्लेख किया था, मैं कुछ वाणी और महावन के कार्यकर्ताओं के या संगठनों के साथ भी मेरी इंटरेक्शन हुई है। और हमने वैसे भी जैसे उड़ीसा हो या महाराष्ट्र के कुछ जगह हो, यानी जहाँ मैं प्रत्यक्ष थी, बाकी विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ताओं ने भी
ऐसी बहुत सारी इंटरेक्शन की, उसमें सब आए थे, यानी जैसे कुछ इवन क्रिश्चियन संगठन थे, ऐसे अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्शन की। दीदी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि समाज में किस तरह के संगठनों की ज़रूरत है कि जो समाज विकास में, वैचारिकता और सामाजिक विकास में मदद कर पाए। जैसा मैंने एकदम शुरू में ही बताया कि हम शॉर्टकट से जाना चाहते हैं, तो हमें शुरू में तो कुछ फल मिलता है, लेकिन बाद में कभी कभी वहाँ अशांति निर्माण होती है। ये भी मैंने देखा है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो या अन्य जगह हो। तो हमने थोड़ा उस दृष्टि से सावधान रहना है। यानी आज विज्ञान भी इसे मानता है कि ये पूरा विश्व जो है, अस्तित्व जो है, वो परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है। हम अलग अलग नहीं हैं। यानी यदि सच में मैं जीवन में सुखी होना चाहती हूँ, तो मेरे आजू बाजू के लोग भी सुखी होने हैं, तभी ये संभव है। तो इसीलिए मैं घर में क्रोध में आके सबके खिलाफ खड़ी हुई होती हूँ, मैं समाज में अन्य लोगों के साथ खड़ी होती हूँ। ऐसा हो सकता है कि पहले समाज के कुछ अंगों ने अत्याचार किए, ऐसा हो सकता है, लेकिन उन अत्याचारों के लिए मैं उनके खिलाफ होके मैं भी अत्याचार के मोड में जाऊंगी, तो अल्टीमेटली इसका उपाय मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब वो अत्याचार करते रहे और मैं सहन करती रहूं, ये तरीका नहीं है। उन्होंने अत्याचार किया, ये महसूस होना है, उन्होंने अपने तरीके बदलने हैं और हमें आगे का मार्ग लेकर जाना है। तो ये जो है लोगों को समझा के एक साथ लाना, ये थोड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन ये करना ही होगा। जैसे निसर्ग है, हम निसर्ग से लेते हैं, तो ये तात्कालिक उपाय में जितना चाहिए उतना ले लो, पेड़ काट लो, अच्छा ही है, बहुत पेड़ हम जितने काटेंगे हमें उतनी सुबत्ता मिलेगी, पैसा मिलेगा, ऐसा हम कर ही सकते हैं, लेकिन इन लॉन्ग रेंज क्या होगा? तो वो यदि नहीं सोचेंगे, तो जैसे अभी अरुणाचल में हम पेड़ देखते हैं, कुछ 100 बरस के पेड़ है, आप काटिए, आपको बहुत पैसा मिलता है, लेकिन फिर से आप वो पेड़ लगाएंगे, आपको 100 बरस रुकना है, और ये तो संभव नहीं। यानी तब तक सारा कट जाएगा, तो बाद में क्या होगा? फिर जो मिट्टी की ढलान होती है, सारी जो समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए सामाजिक संस्थाओं ने थोड़ा इसका अल्टीमेट परिणाम क्या होगा ये सोचते हुए, और जो अस्तित्व का सत्य है, अस्तित्व का सत्य क्या है? हम सब परस्पर जुड़े हुए, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है। तो इसीलिए हर एक के कल्याण का विचार करते हुए हम अपना विकास करें। ठीक है, मैं यदि स्त्रियों के लिए काम कर रही हूँ, मैं स्त्रियों के हित में काम करूँगी, मेरा फोकस उसी में रहेगा, लेकिन मैं स्त्रियों को पुरुषों के खिलाफ खड़ी हो ऐसा यदि कहूँगी, तो इन लॉन्ग रेंज मैं समस्या निर्माण कर रही हूँ। तो वो ध्यान में रखना है। इसीलिए इसमें कोई क्या कहेंगे, सामाजिक संस्थाओं में भी या घर में भी, जैसे समाज के अंगों में भी, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। यानी मैं इतना कर रही हूँ, आप नहीं कर रहे, आपने ये नहीं किया, मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। जैसा शरीर है, शरीर भी एकात्मता का, यानी परस्पर जुड़ाव, परस्पर संबंध का एक उत्तम उदाहरण है। तो जैसे उदाहरणार्थ जैसे हाथ है, मैं कहूँगी मेरा हाथ थोड़ा दुर्बल है, इसीलिए मैं अभी हाथ को क्या करूँगी? आराम दूँगी। आराम दूँगी तो क्या करूँगी? ये शरीर जो है उसको जो खाना खिलाना है, तो वो अभी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि काम तो मुझे ही करना पड़ता है, उठा उठा के मुंह में डालना है। टेस्ट तो मुंह को मिलती है और खाना तो पेट को मिलता है, काम किसको करना है? हाथ को करना है। तो ये हाथ के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। इसीलिए अभी वो हाथ सोचता है कि मैं ये कुछ नहीं करूँगा, मैं आराम से रहूँगा, तो वो शरीर का पोषण नहीं करता है। तो एक क्षण ऐसा आएगा, हाथ में भी कोई ताकत नहीं रहेगी। तो इसीलिए हम सब अंग है समाज के, तो अंगांगी भाव से सोचना है। तो ये शरीर का ही विस्तारित स्वरूप, हाथ का ही विस्तारित स्वरूप शरीर है।
या जैसे उदाहरण देना है तो ये उंगली है, उंगली का विस्तारित स्वरूप ये हथेली है। क्यों? क्योंकि ये उंगली हथेली से अलग हो जाएगी तो इसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो हिल नहीं सकती है, तो इससे जुड़ा रहना ही है। ऐसा हो सकता है इस हथेली पूरी अच्छी है, उंगली में ही तकलीफ हो रही है, फिर भी इसको यहाँ जुड़ा रहना है। फिर हथेली का विस्तृत स्वरूप हाथ है, हाथ का विस्तृत स्वरूप शरीर है। उसी प्रकार मनुष्य का विस्तारित स्वरूप परिवार है, परिवार का विस्तारित स्वरूप समाज है, समाज का विस्तारित स्वरूप राष्ट्र है, राष्ट्र का विस्तारित स्वरूप पूर्ण सृष्टि है। तो इन सबका कल्याण सोचते हुए ही मेरे विकास का मार्ग निश्चित करना है। तो यदि इसमें कुछ अंग के ऊपर, जैसे समझिए मैंने घुटने का उदाहरण दिया, बहुत एक पाँव पे तकलीफ हो रहा है तो हाथ उसको नी कैप चढ़ाएंगे और कुछ लगाएंगे, रोज तेल का मॉलिश करेंगे, है ना, पूरा हाथ उसके लिए काम करता है। तो ये तो होना है, समाज के किसी अंग में तकलीफ है तो बाकी समाज ने उसके लिए काम करना है। ये काम करने की चेतना भी हमने जागृत करना है। हमने तो काम करना ही है, लेकिन हम कर रहे हैं और चेतना जागृत नहीं हुई तो आगे तक चलेगा नहीं। अल्टीमेटली तो समाज देखता है, इसीलिए सामाजिक संस्था का एक अपना काल है। ऐसा नहीं कि परमानेंटली हम ये करेंगे, हमें ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है कि हमारी आवश्यकता ही नहीं रहनी है। समाज ही एक दूसरों के प्रति आत्मीयता से देखभाल करेगा। तो ये प्रतिस्पर्धा नहीं है इसका। और एक उदाहरण है, और एक उदाहरण ऐसा है कि जैसा हृदय है, तो हृदय सोचता है कि ये हाथ और पाँव को रोज रात में 8-8 घंटे आराम मिलता है और मुझे तो 24/7 चलना है, तो ये तो अन्याय है, इसीलिए मैं इतना काम नहीं करूँगा, मैं भी थोड़ा 5 मिनट तो आराम कर ही लेता हूँ। ऐसा यदि हार्ट सोचेगा तो वो होगा नहीं। उसी प्रकार हर समाज में, हर घर में, हर संस्था में, हर स्थान में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस पूरे इसका हार्ट है, वो चलते रहने चाहिए। तो यह जो परस्पर संबंध है या परस्पर समझ है या पारस्परिकता है, ये इसको हाथ न लगाते हुए सेवा कार्य करना है। और ये सेवा कार्य हम करते हैं। और आज ताई के इंटरव्यू से हम ये समझे कि वैचारिक शाश्वतता भी बहुत आवश्यक है। ताई के इंटरव्यू से हम समझे कि वैचारिक शाश्वतता यानी सस्टेनेबिलिटी भी बहुत आवश्यक है। तो ताई यह विचार लेके हम आपको थैंक यू बोलते हैं, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।